हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेशनल एसोसिएशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडियन एसोसिएशन, जिसमें हमने आइज लीग, ILA और IATLIS को डिस्कस किया था। और इस लेक्चर में हम लोग कुछ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या एसोसिएशन के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे IFLA, ALA, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, FID, सिलिप वगैरह के बारे में। ये वीडियो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप अगर YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करके अपना एक बार लाइफ में अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे कॉम्बो कोर्स है जिसमें MCQ टेस्ट सीरीज और थ्योरेटिकल लेक्चर भी हैं और इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज और MCQ का भी लेक्चर हैं। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। यानी निम्नलिखित पुस्तकालय संघों को उनके स्थापना वर्ष के हिसाब से आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में मतलब हुआ बढ़ते हुए क्रम में, यानी जिसकी स्थापना सबसे पहले हुई उसको हम लोग अरेंजिंग में फर्स्ट में रखेंगे और जिसकी स्थापना बाद में हुई सबसे उसको हम लोग बाद में रखेंगे। तो देखिए, दुनिया का पहला कोई लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, जिसकी स्थापना 1876 ईस्वी में हुआ। उसके बाद SLA यानी स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1909 में हुआ था। और IFLA इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन की स्थापना 1927 में हुई थी। और इसके बाद आता है सिलिप, जिसकी स्थापना लास्ट में 2002 में किया गया था। सिलिप की स्थापना दो एसोसिएशन के मर्जिंग के बाद हुआ था। IFLA एक वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत सारे कंट्री के मेन लाइब्रेरी एसोसिएशन इनके मेंबर होते हैं। जैसे IFLA का मेंबर भारत में इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन भी है। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन वर्ल्ड में स्पेशल लाइब्रेरी के ऊपर फोकस करता है। और सिलिप का कई बार आपसे फुल फॉर्म भी पूछा गया है, IFLA का भी फुल फॉर्म पूछा गया है। तो मैंने आपको IFLA का फुल फॉर्म बताया कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। IFLA में देखिएगा तो लास्ट में I नहीं आता है, लेकिन इसके फुल फॉर्म में एंड इंस्टीट्यूशन जरूर होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सिलिप की बात की जाए तो सिलिप का फुल फॉर्म होता है चार्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। तो ये चार ऑप्शन थे और चारों के ईयर अगर आपको पता है तो आप अरेंज आराम से कर लेंगे। ऑप्शन नंबर A देखेंगे वो करेक्ट होगा। फर्स्ट में आएगा 4, सेकंड में आएगा 2 जो कि 1909, और फिर थर्ड में पोजीशन में आएगा IFLA 1927 एंड थर्ड इज द सिलिप 2002। तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल कंसेप्ट वाज क्वाइंड बाय, यानी सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण की धारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है। यानी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल यानी UBC इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ। तो यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल कंसेप्ट जो है ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन यानी कि IFLA का डेवलप किया हुआ एक तरह का कंसेप्ट है। इसमें ये जितने भी बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड है उसको पूरे वर्ल्ड लेवल पे कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे मैनेजमेंट किया जाए, इसको लेके इन्होंने कंसेप्ट दिया और एक कुछ सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड किए जिसपे हम लोगों को काम करना चाहिए। ये मतलब पूरे दुनिया को बताया गया। तो ये IFLA जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी काम होता है तो IFLA का उसमें जरूर सहयोग होता है। यूनेस्को भी वर्ल्ड लेवल पे पब्लिक लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। और जो IFLA है ये लाइब्रेरी के फील्ड में जो भी डॉक्यूमेंटेशन बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड को कंट्रोल करना, उसमें कैसे टेक्नोलॉजी वगैरह का समावेश करना, इस सब के भी लिए काम करता है। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये क्वेश्चन सभी UGC के हैं, ये दोनों क्वेश्चन UGC के हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन व्हिच प्लेस, यानी अमेरिकन पुस्तकालय संघ का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है। तो ये शिकागो में इसका मुख्यालय है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय शिकागो में है और 1876 यानी 1876 में
बेसिकली इसको एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो 6 अक्टूबर 1876 में इसकी स्थापना हुई थी। एक और चीज आता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है ये अमेरिकन यानी यूएस का नेशनल लाइब्रेरी है, यूएसए का। जैसे हमारे यहाँ हमारे कंट्री यानी इंडिया का नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है वो कलकत्ता में है, उसी तरह लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएसए का लाइब्रेरी है और ये वाशिंगटन डीसी में है। क्योंकि अमेरिका का जो कैपिटल है यूएसए का, बेसिकली अमेरिका कहने का मतलब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसका कैपिटल वाशिंगटन डीसी में है और उनका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूएसए जो है वो वाशिंगटन डीसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। लेकिन हम लोग का देश का कैपिटल तो न्यू दिल्ली में है, लेकिन इसका नेशनल लाइब्रेरी जो है वो कलकत्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी यानी ACRL यूएसए इज अ, मतलब कि कहने का मतलब है कि एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी क्या है। ये बेसिकली एक डिवीजन ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, एक तरह का अमेरिकन पुस्तकालय संघ का एक प्रभाग है और इसकी स्थापना 1940 में किया गया था। हालांकि ये ईयर इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सब ईयर इम्पोर्टेंट है। और ये जो है एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी, याद रखिएगा फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं इसके। ये बेसिकली एक जितने भी एकेडमिक पुस्तकालय है, एकेडमिक लाइब्रेरी है, उनमें जो काम कर रहे जो स्टाफ होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनका एक तरह का संघ है ये ACRL। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विपो इज स्टेबलाइज इन, यानी विपो जो है उसकी स्थापना कहाँ हुई है। तो विपो की स्थापना जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। यानी वर्ल्ड में जितने भी ऐसे डेवलपमेंट हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उनको कैसे राइट मिले, कैसे कोई किसी का कॉपी पेस्ट करके चोरी करके ना उस पर काम करे, तो एक तरह का वैसे डेवलपमेंट जो विपो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, एक तरह का यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है और इसको 1967 में क्रिएट किया गया था। और बेसिकली इसका काम होता है प्रमोट करना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को और उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, जिससे हम लोग इनकरेज कर पाए उन सभी क्रिएटिव एक्टिविटी को जो लोग क्रिएटर हैं वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो चीज नई चीजों को क्रिएट करते हैं, उनका अगर हम लोग उनके जो क्रिएशन है, डेवलपमेंट है, उसको अगर हम लोग एक इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो इनकरेज नहीं हो पाएंगे। वो सोचेंगे कि हमने इतने पैसे लगा के इन्वेंशन किया और डेवलपमेंट किया और कोई बड़ी कंपनियां उसको बेच रही है, या बड़ी कंपनियां उसको बिना उनको क्रेडिट दिए, बिना उनको पैसे पेमेंट किए हुए, या कोई बिना प्रॉपर क्रेडिट के या प्रॉपर बिना एग्रीमेंट के वो उनका फायदा बड़ी कंपनियां उठा लेगी। जैसे मान लीजिए कि कोई आपने ऐप डेवलपमेंट किया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं छोटी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐप डेवलपमेंट किया जो कि एक यूनिक कंसेप्ट पर बेस्ड है और वो आप उसको अभी सेल मतलब उससे आप थोड़ा सा भी प्रचार कर रहे हैं, अभी उसको पैसे भी नहीं कमाए हैं, तब तक ये आपका डेवलपमेंट है, आपका ये रिसर्च एंड क्रिएशन है। तब तक कोई बड़ी कंपनियां ने इसको देखा और तुरंत उसने रातों रात इस ऐप को फिर अपने यहाँ डेवलप करा लिया इसी कंसेप्ट पे, और उसके पास तो बहुत ज्यादा मार्केट प्लेस है और उनके यहाँ तो बहुत कस्टमर बेस है और उसको उन्होंने बेचना चालू किया। तो आप यहाँ पे डिमोलाइज फील करेंगे और आप नए आइडियाज और नए क्रिएशन की तरफ काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि नए क्रिएशन करने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि बड़ी कंपनियां इसको प्रॉफिट में बदल लेती है, हम लोग नहीं बदल पाते। तो इसी सभी चीजों को देखते हुए 1967 में विपो की स्थापना की गई, जिससे इसका मेन जो मकसद है वो उन सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रमोट करना है और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है और ऐसे क्रिएटिव लोगों को इनकरेज करना है जो एक बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं और बहुत क्रिएटिव माइंड रखते हैं और रिसर्च वगैरह करते हैं। तो ये इसका बेसिक मतलब फंडा है। देखिए कुछ चीजें और जान जाइए इसके बारे में, क्योंकि जितना पढ़ें उतना कम होता है।
इसके जो मेंबर हैं वो टोटल 92 हैं वर्ल्ड में। जैसे विपो में टोटल जो कंट्री का मेंबर है वो कितने मेंबर हैं, वो एक तरह का मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कंट्री कितने हैं, विपो के कितने मेंबर हैं टोटल वर्ल्ड में, तो 192 ऐसे कंट्री हैं जो विपो के मेंबर हैं, जिसमें भारत भी विपो का मेंबर है। और इसके फंक्शनिंग वगैरह के बारे में क्वेश्चंस नहीं उतने पूछे जाते हैं, लेकिन जो बेसिक जो एक तरह से मैं कहूँ कि आपको फैक्चुअल नॉलेज दे दे रहा हूँ, क्योंकि फैक्चुअल ही इससे पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आज जब कॉपीराइट ट्रीटी जो नया लेटेस्ट किया गया है, उसमें डिजिटल जो इन्वायरमेंट है, डिजिटल डेवलपमेंट हो रही है, जैसे डिजिटल बुक, डिजिटली कोई ऐप वगैरह, उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। और एक तरह से बहुत सारे मतलब कि यूपीओ के साथ इंडिया में भी, मतलब इंडिया ने यूपीओ के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट किया हुआ है। मतलब एग्रीमेंट नहीं होता, एक तरह से पार्ट बना है यूपीओ का इंडिया। और इंडिया जो है इसकी स्थापना 1967 में हो गई थी, लेकिन इंडिया जो है यूपीओ का मेंबर बना 1975 में। जब पहली बार मतलब कि वहां पे 1975 में जो कन्वेंशन हुआ, उस समय भारत इसका पार्ट बना। फिर बर्न कन्वेंशन भी यहाँ इससे एक रिलेटेड था। 1908 में बर्न कन्वेंशन हुआ था, 1928 में ये बहुत शुरू में हुआ था। पेरिस कन्वेंशन हुआ था 1998 में। तो ये सभी उतने नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना मैंने आपको कराया है वो चीजें आप ध्यान में रखना। तो कुछ मतलब कि एक चीज और पूछा जा सकता है आपसे कि यूपो जो विपो है, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन से 4 ऐसे टाइप के एरियाज हैं जिनको ये कवर करता है, जिनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो पहला है एक ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट में आता है कि जो भी आप बिजनेस है उनका सीक्रेट, जैसे कोई कंपनी किसी बिजनेस मॉडल पे वर्क कर रही है, उसका अपना डेवलपमेंट है, उसको आप चोरी नहीं कर सकते। उसका ऑपरेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन है जिस तरह से, उसको आप टोटली फॉलो नहीं कर सकते। आपको दूसरा अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करना होगा। एक आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क में आपको मैंने बताया था जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था, तो ये सब के बारे में डिस्कस किया था। तो ट्रेडमार्क से में जो भी डेवलपमेंट एंड बिजनेस का जो ऐसे होता है, उसको हम लोग ट्रेडमार्क लेते हैं, उसको प्रोटेक्शन करना है। एक आता है कॉपीराइट। जैसे कोई भी ऑथर वगैरह हैं, उन्होंने कुछ बुक वगैरह लिखा और उसका कॉपीराइट उन्होंने करा लिया, या तो उनका एक तरह से राइट हो जाता है। पेटेंट जो होता है नए इन्वेंशन पे होता है या नए डेवलपमेंट पे होता है, जैसे कोई मिसाइल बना लिया, कोई परमाणु बम ही बना लिया, ये सभी चीज़ों का पेटेंट होता है। तो ये सब, चाहे कोई गाड़ी ऐसा कुछ बना लिया या कोई डिजिटली कोई इक्विपमेंट ही बना लिया, तो ये सभी चीज़ों का पेटेंट होता है। तो ये 4 ऐसे मेजर मतलब एरियाज हैं जिसपे यूपो काम करता है और इनका प्रोटेक्शन करता है और उन लोगों को इनकरेज करता है जो इस फील्ड में क्रिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच इज द इंटरनेशनल लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी कि इसमें कौन सा इंटरनेशनल लेवल का लाइब्रेरी एसोसिएशन है। तो इफला है, ध्यान रखिएगा, ये डीएसएसबी सट गया, डीएसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन जो है वो इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। एएलए है, ये अमेरिका तक सीमित है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। आईएलए है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो नेशनल लाइब्रेरी जो होगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन है। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। द व्हिच इज द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड। द अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन इज द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ओरिजिनल नेम ऑफ द ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी ब्रिटिश की लाइब्रेरी एसोसिएशन का मूल नाम क्या है। तो कभी भी बीएलए मत क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन का मतलब ये होता है ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन, बीएलए ऐसे लगेगा, लेकिन नहीं, लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके जो है वो ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन है और वहाँ का एक सबसे मेजर लाइब्रेरी एसोसिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। एफआईडी का फुल नेम क्या है। एफआईडी का फुल नेम आपसे होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे आप देखेंगे शुरू में या फेडरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, बाद में इसका नाम बहुत सारे कई बार इसका नाम चेंजेज हुए हैं, उतना आपको नहीं ध्यान रखना है, लेकिन बस अभी याद रखिएगा इफला का फुल फॉर्म में, इफला के फुल फॉर्म में भी एक चीज है कि लास्ट में इंस्टीट्यूशन जुड़ता है
और यहाँ पे इंटरनेशनल शुरू में आ जाता है और फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन आता है, लेकिन यहाँ पे IFID नहीं होता है, FID ही होता है और इसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। और FID की जो स्थापना है ये 12 सितंबर 1895 में हुई थी और यही ऑर्गेनाइजेशन ने जाके यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो पॉल आउटलेट, ला हेनरी, और इसकी स्थापना भी पॉल आउटलेट एंड ला हेनरी फाउंटेन ने किया था। और ला हेनरी फाउंटेन को डॉक्यूमेंटेशन के फील्ड में काम करने के लिए नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है। इस बात का ध्यान रखिएगा, 2 लोगों ने FID की स्थापना की थी, हेनरी ला फाउंटेन एंड पॉल आउटलेट। तो 2 ऐसे ये दोनों ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के रहने वाले थे और वहीं पे ये दोनों वकील थे और इन्होंने FID की स्थापना की थी। बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन को अरेंज कैसे किया जाए और उस फील्ड में कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए, इसके लिए इन्होंने दोनों ने किया था। बाद में चल के इन्होंने DDC पे बेस्ड, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन पे बेस्ड इन्होंने UDC यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का डेवलपमेंट किया। 1905 ईस्वी में उसका पब्लिकेशन आया और बाद में चल के बहुत अच्छा काम करने के लिए हेनरी ला फाउंटेन को नोबेल पीस प्राइज मिला। हालांकि उनको नोबेल पीस प्राइज डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में काम करने के लिए ही मिला, लेकिन आप कहेंगे कि पीस प्राइज तो किसी रिसर्च के लिए नहीं मिलता। बिल्कुल, देखिए नोबेल प्राइज जो होता है जितने भी एरिया मिलती है, जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साहित्य में मिलती है, इकोनॉमिक्स में मिलती है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं था कि डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में आपको प्राइज मिलेगी। लेकिन इसी चीज को देखते हुए उन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट इज पब्लिश ऑफ, यानी कि जो लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट जो है वो कौन पब्लिश करता है? इसको पब्लिश करता है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। और इसके अलावा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और भी बहुत सारे चीजें पब्लिश करता है, मैगजीन यानी पत्रिकाएं के रूप में। इसमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन एक आता है, अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन के नाम से आता है। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये भी इन्हीं का पब्लिकेशन है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का। इसके अलावा वाशिंगटन न्यूज लेटर जो आता है ये भी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ही इसको पब्लिश करता है। इसके अलावा देखिए, वाशिंगटन न्यूज लेटर से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का तो मुख्यालय शिकागो में है और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। तो आप कभी भी क्वेश्चन आएगा कि वाशिंगटन न्यूज लेटर कौन पब्लिश करता है, तो कई बार आपके मन में आ सकता है जो वाशिंगटन में संस्था होगी वही पब्लिश करती होगी, यानी अमेरिका का नेशनल लाइब्रेरी ऑफ USA करती होगी, यानी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ध्यान रखना कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो शिकागो में इसका हेडक्वार्टर है वहीं आपको वाशिंगटन न्यूज लेटर पब्लिश करती है। और लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी एंड प्रोजेक्ट जो है ये भी आपको अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ही पब्लिश करती है। इसके अलावा लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट जो है ये भी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ही पब्लिश करती है। और ALA एक ईयर बुक भी आता है जो ईयर बुक के रूप में 1 ईयर पे पब्लिश होती है, ये भी आपको लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका करता है। तो ये थे टोटल 11 क्वेश्चंस और यूट्यूब पे आपको इतना ही मतलब क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपको फुल लेक्चर इस पे देखना है तो प्लीज ज्वाइन द कोर्सेस ऑन लाइब्रेरी एकेडमी ऐप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।